फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है धारा विद्युत की। धारा का मतलब होता है गति। और विद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। हम लोग इस चैप्टर में उन आवेशों के बारे में पढ़ाई करेंगे जो गति अवस्था में। आवेश स्थिर अवस्था में भी हो सकता है और गति अवस्था में भी हो सकता है। तो जो आवेश स्थिर अवस्था में था उसका पढ़ाई हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किए। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है? चार्ज। चार्ज का मतलब क्या होता है? आवेश। और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है? रेस्ट। रेस्ट का हिंदी क्या होता है? स्थिर। हम लोग यूनिट 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उन आवेशों के बारे में पढ़ाई किए जो रेस्ट में था, स्थिर में था। अब आवेश गति में भी हो सकता है, तो गति नियत भी हो सकता है और परिवर्तनशील भी हो सकता है। तो जो आवेश नियत गति में होगा उसका पढ़ाई हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, धारा विद्युतिकी में करेंगे यूनिट 2 में। और जो आवेश परिवर्तनशील गति में होगा, मतलब जिसका आवेश समय के साथ बदल रहा हो, मतलब त्वरित अवस्था में हो, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय में पढ़ेंगे यूनिट 3 में। अभी हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 का। यूनिट 2 का पहला टॉपिक है हम लोग का विद्युत धारा। तो पहले धारा का मतलब समझते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अचानक बहने लगना क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इस ग्लास में पानी है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभी जल बोलेंगे। जब ये बहना शुरू करेगा तो ये क्या कहलाएगा? जल धारा कहलाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए ग्लास में दूध है तो दूध बहना शुरू करेगा तो क्या कहलाएगा? दूध का धारा। एक और एग्जाम्पल देते हैं, पोखर या तालाब ले लीजिए, वहाँ पे जो पानी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जल बोलते हैं। वही पानी जब नदी में बहता है तो वो क्या कहलाता है? जल धारा कहलाता है। तो यहाँ पे जी इलेक्ट्रॉन का बहाव को क्या बोलेंगे हम लोग? विद्युत धारा बोलेंगे। यदि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन तार में फ्लो कर रहा है, बह रहा है, तो उसमें हम लोग को क्या मिलेगा? विद्युत धारा मिलेगा। मान लीजिए इस वायर में इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिलेगा हम लोग को? विद्युत धारा मिलेगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे एक चालक हम लोग लेते हैं। चालक के पास क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसको बोलते हैं हम लोग जी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। मान लीजिए इस भाग से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू आवेश पास हो रहा है, गुजर रहा है। तो डेल्टा टी टाइम में कितना आवेश जा रहा है? डेल्टा क्यू। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। और 1 सेकेंड में किसी परिपथ से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। या आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। यानी हम लोग का निकल गया विद्युत धारा I इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। सिंपल में हम लोग I इक्वल टू क्यू बाई टी लिख सकते हैं। I इक्वल टू क्यू बाय टी। अब बात करेंगे कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा। चलिए देखते हैं। विद्युत धारा I इक्वल टू क्यू बाय टी। हम लोग जानते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और समय का क्या होता है? सेकेंड। कूलम बाय सेकेंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। मतलब जी 1 एम्पियर का मतलब हो गया 1 कूलम पर सेकेंड। कहने का मतलब किसी तार से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश पास करेगा तो इसका कितना होगा? विद्युत धारा
1 एम्पियर होगा। और हम लोग जानते हैं तार में क्या प्रवाहित होता है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो फ्री होता नहीं है मूव करने के लिए। प्रोटॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, और न्यूक्लियर फोर्स उसको पकड़ करके रखता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। तो हम लोग बात करेंगे 1 एम्पियर करंट का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन उससे पास करेगा, कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा, 6250 गिनिए कितना हो जाएगा, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बहुत हो जाएगा। मतलब 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 एम्पियर करंट का मतलब 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन पास करेगा 1 सेकेंड में। यानी किसी वायर से यदि 1 सेकेंड में इतना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो उससे कितना विद्युत धारा जा रहा है, 1 एम्पियर। इसलिए जब हम लोग को 1 एम्पियर का करंट लगता है तो बहुत ज़ोर से झटका लगता है। सोच लीजिए इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में हम लोग का शरीर में गुजरता है, इसलिए हम लोग को बहुत ज़ोर से बुझाता है जब 1 एम्पियर का करंट लगता है। तो देखिए कैसे ये आया 1 सेकेंड में इतना, आप यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। Q इक्वल टू एन ई, याद कीजिए, Q इक्वल टू एन ई। Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलम बोले ना, तो 1। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है जी, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। अब निकाल लीजिए, तो 1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19। ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आएगा, तो कितना हो गया, 10/16, 10/16 ऊपर जाके क्या हो जाएगा जी, 10 पे पावर 19 इक्वल टू n। अब देखिए यहाँ पे छोटा यहाँ बड़ा है तो एक जीरो इसको दे दीजिए, कितना हो जाएगा 100/16 इंटू 10 पे पावर कितना 18। इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 पे पावर 18। समझ में आ गया। 1 एम्पियर करंट का मतलब 1 सेकेंड में किसी वायर से यदि इतना इलेक्ट्रॉन पास करता है तो उसमें कितना करंट है, 1 एम्पियर का करंट है। अब मान लीजिए इस वायर से 1 सेकेंड में 10 कूलम आवेश जा रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर करंट हो जाएगा। मान लीजिए 1 सेकेंड में 100 कूलम आवेश जा रहा है तो विद्युत धारा कितना हो जाएगा, 100 एम्पियर। 100 एम्पियर करंट बहुत ज़्यादा होता है, इससे 1 एम्पियर कम नहीं होता है। देखिए एक बार झटका लगेगा तो समझ में आ जाएगा क्या होता है 1 एम्पियर का करंट। 1 सेकेंड में आपका शरीर में इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं जी, ये इलेक्ट्रॉन को चलाता कौन है। एक मन में सवाल आता होगा कि आखिर तार में जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वो मूव क्यों करता है, उसको धकेलने वाला कौन है। तो हम लोग पढ़े थे यूनिट 1 में भी विभवांतर, वोल्टेज। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा, कौन धकेलेगा, वोल्टेज धकेलेगा। इसको हम लोग विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आगे इसमें आएगा यूनिट 2 में। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज क्या करता है, धकेलता है। और तार का क्या होता है, अपना प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध क्या करता है, उसको रोकता है। सोचिए इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज क्या कर रहा है, धकेल रहा है, और प्रतिरोध इधर से इसको रोक रहा है। अब इलेक्ट्रॉन बीच में पड़ जाता है, अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाएगा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच। और वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच लड़ाई होगा तो फ़ायदा हम लोग को होगा। जैसे आप लोग को कहावत में पता है कि 2 लड़ाई करता है तो फ़ायदा किसको होता है, तीसरे को। अब बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए एक टंगस्टन वायर है, इसको मिटा दे रहे हैं, नोट करना है कर लीजिए। इसे बाद में हम नोट्स बना देंगे, उस समय नोट कीजिएगा। तो बात कर रहे थे जी, इलेक्ट्रॉन को धकेलता कौन है, वोल्टेज, और रोकता कौन है, प्रतिरोध। दोनों के बीच क्या होता है, लड़ाई शुरू हो जाता है, तो इसका फ़ायदा हम लोग को मिलता है। मान लेते हैं टंगस्टन तार है, टंगस्टन तार से जब विद्युत धारा पास होता है तो वहाँ पे वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच लड़ाई की वजह से ये क्या होता है, चमकने लगता है, लाइट निकलता है इससे। तो हम लोग टंगस्टन का इस्तेमाल क्या करते हैं, बल्ब के फिलामेंट में करते हैं। अब मान लीजिए नाइक्रोम का वायर लिए हम लोग, तो नाइक्रोम से जब हम लोग विद्युत धारा पास करते हैं, नाइक्रोम से जब विद्युत धारा पास करते हैं तो ये
पूरा गर्म हो जाता है, इससे ऊष्मा निकलता है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? हीटर में करते हैं। यही तांबा का तार लेते हैं जब, इससे जब विद्युत धारा पास करते हैं तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग फैन के कॉइल में करते हैं तो पंखा गोल गोल घूमता है। अब देखिए इसमें वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच लड़ाई हुआ तो क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है, तो हम लोग को फ़ायदा हुआ। अब नाइक्रोम में वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच लड़ाई हुआ तो हम लोग को फ़ायदा हुआ, ऊष्मा दे रहा है। इसमें फ़ैन में यूज करते हैं तो फैन में से हवा मिलता है हम लोग को। अब बात करते हैं घर में जो वायर आ रहा है आपका, 2 वायर हम लोग खींचते हैं पोल से, तो एक को क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं, और दूसरे को क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। इसे फेज का और भी नाम है। फेज को हम लोग फेज बोलते हैं, साथ में लाइव वायर बोलते हैं, फिर हॉट वायर भी बोलते हैं, फिर आपका मेन वायर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग गर्म तार बोलते हैं। और दूसरा न्यूट्रल को क्या बोलते हैं? कोल्ड, ठंडा तार। अब देखिए कैसे काम करता है। दोनों से करंट आता है या एक से करंट आता है? तो एक से करंट आता है और एक से जाता है। अभी आप लोग को पता होगा कि दोनों से करंट आता है, ऐसा नहीं है। फेज से करंट आता है और न्यूट्रल से जाता है। यदि करंट जाएगा नहीं तो आपका बल्ब जलेगा नहीं। यदि दोनों फेज आप ले लिए तो बल्ब आपका जलने वाला नहीं है। एक फेज और एक न्यूट्रल होना ज़रूरी है। तो मान लेते हैं पहला वायर ऊपर में हम जो दिखा रहे हैं, ये आपका क्या है? फेज है। इसको हम लोग लाइव भी बोलते हैं, लाइव वायर, जीवित तार। इसको हम लोग गर्म तार भी बोलते हैं। इसको हम लोग मेन वायर भी बोलते हैं। और नीचे में ले रहे हैं न्यूट्रल। कोल्ड या फिर ठंडा बोलते हैं इसको, ठंडा वायर। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा हुआ है, मान लीजिए मोटर लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको चलाने के लिए एक फेज चाहिए, एक न्यूट्रल चाहिए। मतलब एक से करंट आएगा और दूसरे से जाएगा, तभी ये मोटर चलेगा। अब आप मान लीजिए दोनों आप फेज लगा दिए तो काम नहीं करेगा। जैसे अपना भाषा में समझिए, जैसे मान लीजिए सांस लेना हम लोग क्या मान रहे हैं? फेज मान रहे हैं, और छोड़ना क्या मान रहे हैं? न्यूट्रल। मान लीजिए सिर्फ आप सांस लेते जाइएगा तो ज़िंदा रहिएगा नहीं, या फिर सिर्फ छोड़िएगा तो ज़िंदा नहीं रहिएगा। इसी प्रकार इस मोटर को चलाने के लिए फेज के साथ साथ क्या चाहिए? न्यूट्रल भी चाहिए। एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए चोर चोरी करने के लिए घर घुस रहा है, तो चोरी करने से पहले वो क्या करता है? बाहर जाने का रास्ता खोजता है। जब तक उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा तब तक वो घुसेगा नहीं, क्योंकि यदि वो घुस के रह गया अंदर तो फिर उसका पिटाई हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे कोई भी चीज़ को चलाने के लिए एक से करंट आएगा, दूसरे से करंट जाएगा, तब जाके ही वो काम करेगा। फैन हो या मोटर हो या फ्रिज हो, कुछ भी हो, तो एक उसमें क्या होता है? फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। अब बात करते हैं एक और वायर रहता है, देखिएगा 3 प्लग वाला में एक ऊपर में बड़ा सा रहता है, वो क्या काम का है? जबकि उसमें खर्चा ज़्यादा बैठता है, नीचे वाला पतला पतला होता है। इसको चलाने में उसका कोई रोल नहीं है, ये 2 वायर से चल जाएगा। ऊपर वाला जो प्लग में रहता है 3 पिन वाला, उसका कोई यूज नहीं है, तो वो सेफ्टी के लिए हम लोग यूज करते हैं। मान लीजिए बहुत दिन हो गया तो क्या होता है, कहीं पे तार कट गया और इसका बॉडी में सट गया, तब क्या होगा? हम लोग जब छुएंगे तो करंट लगेगा। तो उस फेज को वापस जाने के लिए एक वायर जोड़ देते हैं, एक वायर जोड़ देते हैं और अर्थिंग कर देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा फेज यहाँ बच जा रहा था, बॉडी में सट गया था, तो क्या हो गया? ज़मीन में चला गया। इसलिए देखिएगा वायरिंग के समय एक पतला तार सब जगह घर में लगा दिया जाता है। उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, करीब करीब 8 ओम होता है, जो हम लोग अर्थिंग लगाते हैं। एक पतला तंबा जैसा तार होता है। तो क्या होता है? इसका प्रतिरोध कम है, तो जितना भी इसमें करंट था वो क्या हो गया? अर्थ में चला गया। अब हम लोग छुएंगे तो करंट नहीं लगेगा। एक्स्ट्रा जो फेज है हम लोग के शरीर से जाने लगता है, उसको रास्ता मिल जाता है, तो हम लोग को झटका महसूस होता है। अब बात करेंगे जी, यदि सिर्फ हम लोग तार पकड़ के झूल जाएं तो करंट लगेगा? देखिए जाने का रास्ता नहीं होगा तो करंट नहीं लगेगा। यानी आप हवा में झूले हुए हैं तार पकड़ के तो करंट आपको नहीं लगेगा। या फिर देखिएगा पक्षी सब बैठा हुआ रहता है तार के ऊपर, तो उसको करंट क्यों नहीं लगता है?
तो देखिए सिर्फ फेज है उसमें, न्यूट्रल नहीं है, जाने का रास्ता नहीं है, इसलिए वो बच जाता है। चलिए समझाते हैं इसको। मान लीजिए यहाँ पे एक पक्षी बैठा हुआ है, अब देखिए पक्षी फेज पे बैठा हुआ है, तो इसमें करंट तो है, लेकिन करंट को जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए इसको करंट नहीं लगता है। लेकिन हाँ, यदि थोड़ा सा पंख ये हिलाया डुलाया और इसका पंख यदि किसी तरह सट गया इसमें, तो फिर तुरंत इस पक्षी का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। या फिर देखिएगा कभी जब कौवा सब बहुत सारा झुंड में बैठ जाता है उस पर और आपस में इधर उधर लड़ाई करने लगता है, तो क्या होता है, कभी कभी एक दूसरे से सट जाता है, एक तो फेज उसका पट देखिए उसका क्या होता है, मृत्यु हो जाता है, तुरंत मृत्यु हो जाता है। तो ये समस्या है। जब करंट आपको तभी लगेगा जब जाने का रास्ता होगा। इसलिए हम लोग देखिएगा तार जब मिस्त्री लोग जोड़ता है तो चप्पल या फिर हाथ में ग्लव्स पहन के जोड़ता है और बोलता है कि हमको छूइएगा नहीं, क्योंकि वो चप्पल पहन के जोड़ रहा है तब तक उसको तो करंट नहीं लगेगा। लेकिन दूसरा आदमी जो बिना चप्पल पहन के खड़ा है, यदि उसको छू देगा तो फिर क्या हो जाएगा, करंट का जाने का रास्ता मिल जाएगा, फिर उसको झटका लगेगा। अब हम लोग बात करते हैं जी विद्युत धारा, जो मेन टॉपिक था हम लोग का, इसके बारे में बात की हम लोग। I इक्वल टू क्या होगा, Q/T। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो ये वाला जो I इक्वल टू Q/T है, ये फॉर्मूला हम लोग तब यूज करेंगे जब आवेश का मात्रा नियत हो, मतलब 1 सेकेंड में 1 कूलम गया, फिर अगला 1 सेकेंड में 1 कूलम गया, फिर अगला 1 सेकेंड में 1 कूलम गया, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 1 कूलम ही जाएगा या 2 कूलम ही जाएगा या 3 कूलम ही जाएगा, कभी कम कभी ज़्यादा भी हो सकता है। यानी समय के साथ यदि आवेश परिवर्तित होता है, बदलता है, कभी 1 कभी 2 कभी 3 कभी 0.5, तो उस केस में हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, I इक्वल टू dQ/dt। I इक्वल टू dQ/dt, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा। मतलब किसी इंस्टेंट पे, किसी क्षण पे उस वायर से कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, उसको निकालने के लिए हम लोग I इक्वल टू dQ/dt लगाएंगे। अब देखिए विद्युत धारा जो है एक सदिश राशि है या अदिश राशि है, इसके बारे में समझते हैं। तो विद्युत धारा के पास परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन इसको हम लोग अदिश राशि में रखें। अदिश राशि इसलिए बोलते हैं इसको जी, स्केलर क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता है। ऐसे जब आगे आप पढ़िएगा तो इसको ना स्केलर बोलते हैं ना वेक्टर बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी बोलते हैं। अलग है, जो ना स्केलर हो ना वेक्टर हो उसको टेंसर बोलते हैं। लेकिन हम लोग का सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा को क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। अदिश राशि क्यों बोलेंगे, जबकि इसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये सदिश के योग का नियम का पालन नहीं करता है। समझाते हैं। देखिए मान लीजिए इसमें 3 एम्पियर करंट आ रहा है और इसमें 4 एम्पियर करंट आ रहा है और दोनों के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब यदि इसको हम लोग वेक्टर के नियम से जोड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, R इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos थीटा। लेकिन ये डायरेक्ट ऐड हो जाता है, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 एम्पियर हो जाएगा। तो ये सदिश के योग का नियम का पालन नहीं किया। अब ध्यान दीजिए, इस फॉर्मूला का जब इस्तेमाल करके हम लोग निकालेंगे तो अलग ही कुछ आंसर निकलेगा। कितना निकल जाएगा, देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 × 4 × cos कितना, 60 डिग्री। तो कितना हो गया, देखिए 9 + 16 + 2 × 12 × cos 60 का मान कितना होता है जी, 1/2। ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा ये कटेगा, कितना हो गया, 25 और 12 37 हो गया। देखिए यहाँ पे कितना आया, 7 एम्पियर, यहाँ कितना आया, √37 आ रहा है। यानी ये सदिश के योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अदिश राशि बोलेंगे। अब इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तब जाके आपको पूरा क्लियर होगा।
इससे पहले हम लोग चलिए छोटा सा नोट्स बना लेते हैं इस पर, फिर जाके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए जी, पहला है विद्युत धारा किसी तार में अनुप्रस्थ काट में से आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अनुप्रस्थ काट मतलब जी इसको बोलते हैं, ये वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ काट। इसे I से निरूपित किया जाता है। आवेश प्रवाह की दर मतलब जी एक सेकेंड में कितना आवेश उससे पास हो रहा है वो आपका विद्युत धारा हो जाएगा, जैसे पहले भी समझाए। तो देखिए इस भाग से डेल्टा टी समय में कितना आवेश जा रहा है, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू जा रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो हम लोग का विद्युत धारा निकल गया I इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी छोटा समय के लिए हम लोग यूज करते हैं, सिंपली लिख सकते हैं I इक्वल टू क्यू बाई टी। जब औसत धारा निकालने बोलेगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, I एवरेज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। औसत का इंग्लिश होता है एवरेज। अब अभी बताए आपको हम कि यदि आवेश समय के साथ परिवर्तन होता है तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा? I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मतलब आवेश का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, आपको उसको क्या करना है? समय के साथ डिफरेंशिएट करना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट, तात्क्षणिक धारा। अब बात आता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो I का हम लोग को निकालना है SI मात्रक। तो देखिए आवेश के लिए क्या होता है? कूलम होता है, और समय के लिए क्या होता है? सेकेंड। तो कूलम बाई सेकेंड को क्या बोलते हैं? एम्पियर। 1 एम्पियर का मतलब क्या हो गया? 1 कूलम पर सेकेंड। और हम बताए 1 कूलम पर सेकेंड मतलब 1 एम्पियर करंट। 1 एम्पियर करंट का मतलब 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतना इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकेंड में किसी वायर से पास हो रहा है, तो उसमें कितना करंट होगा? 1 एम्पियर का। अगला है विद्युत धारा। विद्युत धारा के पास परिमाण भी है और दिशा भी है, लेकिन इसको हम लोग सदिश राशि नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हैं? अभी समझाए आपको थोड़ा देर पहले। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत धारा सदिश के योग के नियम का पालन नहीं करता है। जब नियम का पालन नहीं करता है इसको हम लोग सदिश राशि नहीं बोल सकते हैं। अब इस पर 1-2 को प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए आते सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, तार के अनुप्रस्थ काट से t समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q बराबर दिया हुआ है 2t³ प्लस 8t+7। 3 सेकेंड पर तात्क्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए और 1 से 3 सेकेंड तक औसत धारा भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग तात्क्षणिक धारा निकालते हैं 3 सेकेंड पे। इसके लिए फॉर्मूला बताए, I इक्वल टू क्या होता है? डी क्यू बाय डी टी। हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है। Q का वैल्यू दिया हुआ है 2t³ प्लस 8t+7/dt। तीनों को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएट करते हैं। प्लस 8t/dt d7/dt। कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। 8 को बाहर निकालिए, dt/dt। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। ध्यान दीजिएगा, एक फॉर्मूला है डिफ्रेंशिएशन का, इधर हम लिख रहे हैं। जितना पावर है उसको लिखिएगा, उसमें से एक पावर को माइनस कर दीजिएगा। कितना पावर है यहाँ पे? 3 है।
उसमें से एक पावर माइनस कर दीजिएगा, 8 dt कट के 1 हो जाएगा, कितना हो गया जी 6 पावर 2 प्लस 8। देखिए कितना सेकेंड पे पूछा है, t बराबर 3 सेकेंड पे पूछा है, तो इसका वैल्यू रख दीजिए इसमें। तो i बराबर हो जाएगा 6, t की जगह क्या 3 को रखिएगा, प्लस 8 हो गया 54 प्लस 8 कितना हो जाएगा जी 62 एम्पियर हो जाएगा। फर्स्ट वाला फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग को औसत धारा निकालना है 1 से 3 सेकंड के बीच। तो याद कीजिए फॉर्मूला बताए थे, फार्मूला क्या था, ये तो पहला वाला का आंसर निकाले, अब दूसरा वाला का निकालते हैं। आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो 3 सेकेंड पे कितना आवेश है पहले निकाल लेते हैं हम लोग। क्यू निकालना है 3 सेकेंड पे, फिर माइनस कर देना है 1 सेकेंड पे जितना आवेश का मान है, फिर समय कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, क्योंकि 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच बोला है। तो पहले आवेश का मान 3 सेकेंड पे निकालिए। कैसे निकालिएगा, टी की जगह 3 को रख दीजिए, सिंपल। टी की जगह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2 3 पे पावर 3 हो जाएगा ना। टी का मान क्या रख रहे हैं हम लोग 3 रख रहे हैं, प्लस 8 इंटू 3 प्लस 7। अब माइनस करेंगे 1 सेकेंड पे निकालेंगे हम लोग। चलिए थोड़ा सा इधर लिखते हैं पीछे से, तो जगह कम पड़ गया। तो 2 टी की जगह क्या पुट करेंगे 3 पे पावर 3 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू 3 प्लस 7 माइनस, अब निकाल रहे हैं हम लोग 1 सेकेंड पे। तो 2 1 पे पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 7, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कुछ नहीं किए जी, टी कितना है 3 है ना, 3 सेकेंड पे आवेश का मान निकालना है। तो यहाँ पे 3 पुट कर दिए, यहाँ पे 3 पुट कर दिए, निकल गया। अब 1 सेकेंड पे निकालना है तो टी की जगह 1 पुट किए, यहाँ पे 1 पुट किए, ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 9 तिया 27 हो जाएगा। 3 को 3 बार गुना कीजिएगा, 2 गुना 27 प्लस यहाँ कितना हो गया 24 प्लस 7, ये अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 ही होगा, -2, ये प्लस गुना माइनस क्या हो गया माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये तीनों माइनस में हो जाएगा बाय 2। ध्यान दीजिएगा ये प्लस में और ये माइनस में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा जी ये 54 प्लस 24 माइनस 10 बटा 2। दोनों को ये दोनों घट के कितना हो गया 14 हो गया। तो 54 प्लस 14 कितना हो जाएगा जी 68 हो जाएगा ना। तो 68 बाय 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 34 एम्पियर हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, हम इस पर कुछ प्रॉब्लम दे रहे हैं, अपने से सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला का आंसर है 60 एम्पियर और दूसरा का है 34 एम्पियर। ये दोनों क्वेश्चन अपने से ट्राई कीजिएगा। एक और इस पे प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए जी क्वेश्चन क्या है, किसी तार से धारा समय पर निर्भर इस प्रकार करती है, यानी आई दे दिया है t² प्लस 40 प्लस 5, 0 से 3 सेकंड के बीच तार के एक खंड से गुजरने वाले आवेश
का मान ज्ञात करें, यानी Q निकालने के लिए बोल रहा है। इस समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात कीजिए। कितना उससे इलेक्ट्रॉन पास किया वो भी निकालना है। जैसे क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह को क्या बोलते हैं हम लोग, विद्युत धारा बोलते हैं। तो विद्युत धारा का इक्वेशन दे दिया है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले हम लोग Q निकाल लेते हैं। तो देखिए समय के साथ क्या हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, विद्युत धारा चेंज हो रहा है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा, I = dQ/dt लगाइएगा। इसको ला के मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, I dt = dQ। इसको सीधा कर दीजिए, dQ = क्या हो जाएगा, I dt। ध्यान दीजिएगा जी, I का इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, पुट करेंगे हम लोग। कितना है, t² + 4t + 5 dt। अब 0 से 3 सेकेंड के बीच निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे dQ डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में है। तो इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 0 से 3 सेकेंड के बीच। तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना। तो dQ का इंटीग्रेशन Q हो जाएगा। अब सबको अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेशन t² dt प्लस इंटीग्रेशन 4t + 40 dt हो गया, प्लस इंटीग्रेशन 5 dt हो जाएगा। एक फॉर्मूला है जी, इंटीग्रेशन x⁴n dx। जितना पावर है उसमें एक पावर जोड़िएगा और टोटल पावर से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना पावर है, 2 पावर है। तो 2 में क्या करेंगे, एक पावर ऐड करेंगे हम लोग। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, t पे पावर 3/3 हो जाएगा। देखिए जितना पावर उसमें ऐड करते हैं टोटल से डिवाइड करते हैं, प्लस 4 बाहर निकल जाएगा। कितना पावर है यहाँ पे, कुछ पावर नहीं है तो 1 है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, t हो जाएगा। और पता है आपको 0 से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, 3 तक। 0 से कहाँ तक करना है, 3 तक। 0 से कहाँ तक करना है, 3 तक। ध्यान दीजिएगा, अपर लिमिट क्या हो जाएगा सबके लिए, 3, और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 0। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं जी। अपर लिमिट पुट करेंगे तो t के जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 पे क्या हो जाएगा, ³/3 प्लस इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2। और t के जगह क्या पुट कीजिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 × 3। ध्यान दीजिएगा जी, t के जगह 0 पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा, ये भी पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट देके हम लोग क्या देंगे, सबके बदले में एक 0 दे देते हैं, क्योंकि जब 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू रहेगा तो फिर आपको वैल्यू पुट करके घटाना पड़ेगा। हम लोग के यहाँ 0 था इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया। देखिए 3 को 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा जी, 27/3 हो गया, प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 गुना कितना हो गया, 9 + 15। तो 9 + 18 + 15, 27 और 15 कितना हो जाएगा, 42। तो हम लोग का आंसर निकल गया 42 कूलम। Q बराबर कितना निकला जी, 42 कूलम। आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। एक और क्वेश्चन है इसमें, इस समय में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात कीजिए।
तो यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं जी। Q इक्वल टू क्या बोलते हैं, N ही होता है ना। Q का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 42, N निकालना है 1.6 इंटू 10 पे पावर, भाग कर दीजिए, भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 42/1.6 इंटू 10 पे पावर -19 इक्वल टू N। एक पॉइंट हटाइएगा तो 0 आएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। इसे डिवाइड कीजिएगा तो आप N जो निकल जाएगा 16 से 420 को डिवाइड कीजिए, 2 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, 0.25 इंटू 10 पे पावर, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। नोट कीजिए, इस पर भी कुछ प्रॉब्लम दे देंगे, सॉल्व कीजिएगा अपने से। चलिए आप लोग वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, आसान है। I इक्वल टू dQ/dt लगाए, इसको मल्टीप्लाई किए, I dt इक्वल टू dQ। अब dQ को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। I का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए जितना पावर है उसमें क्या करेंगे, एक पावर जोड़ेंगे। क्यों, एक फार्मूला है x टू दी पावर n, क्या होता है इंटीग्रेशन x टू दी पावर n, जितना पावर है उसमें जोड़ते हैं एक पावर, टोटल से डिवाइड करते हैं। तो t² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पे पावर 3/3, t पे 1 पावर का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, t²/2 हो जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अपर लिमिट रख दीजिएगा, यानी t की जगह सब जगह रख देना है 3, और जब लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो माइनस दीजिएगा यहाँ पे, तो सब जगह 0 हो जाएगा। इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 + 18 15 कितना हो जाएगा 42 कूलम। अब बोल रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या कीजिएगा, Q इक्वल टू N ही लगाइएगा। Q का वैल्यू दिया हुआ है N, E का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, इसे डिवाइड कीजिएगा, कितना निकल जाएगा 26.25। चलिए इस पर 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, सॉल्व कीजिएगा अपने से। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर है जी 38/3 कूलम और 7.91 इंटू 10 पे पावर 19। इसको अपने से सॉल्व कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम डाटा चेंज किए। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए जी क्वेश्चन है, तार के अनुप्रस्थ काट से t समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा दिया हुआ है AT² + BT + C। यहाँ पे A B का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो A B और C के लिए विमीय सूत्र लिखिए। पहले A B C का विमीय सूत्र लिखना है, उसके बाद बोल रहा है यदि SI मात्रक में A B C, सेकेंड वाला में दे दिया है संख्यात्मक मान 5 3 1, कहने का मतलब A का 5 है, B का 3 है और C का 1 है, तो t बराबर 5 सेकेंड पर धारा का मान ज्ञात करें। तो देखिए आवेश जो है समय के साथ बदल रहा है, इसका मतलब हम लोग कौन लगाएंगे, फॉर्मूला I इक्वल टू dQ/dt लगाएंगे। उसके पहले विमीय सूत्र निकाल लेते हैं। Q बराबर कितना दिया हुआ है जी, AT² + BT + C दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो दिया हुआ है t के फंक्शन में दिया हुआ है, यानी इसका SI मात्रक क्या होगा, कूलम होगा, तो AT² का भी SI मात्रक क्या होना चाहिए, कूलम होना चाहिए, फिर BT का भी वही होना चाहिए। तो इससे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, I इक्वल टू Q/T, विद्युत धारा का क्या लेते हैं हम लोग, I लेते हैं, और समय के लिए क्या लेते हैं जी, T लेते हैं। इसको ला के मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या हो जाएगा I इंटू टी, यानी Q का जो विमीय सूत्र होता है क्या होता है, वो I इंटू टी होता है।
चलिए पहले हम लोग ए का विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT²। ध्यान दीजिएगा Q का विमीय सूत्र यहाँ पुट कर देते हैं। विमीय सूत्र को बड़ी ब्रैकेट के बीच में लिखते हैं। IT, ए का निकालना है, इसको घेर देते हैं। टी का क्या हो जाएगा, T² हो जाएगा। डिवाइड कीजिए इसको, क्या हो जाएगा, आई टी पर पावर कितना है 1/T²। यहाँ पे 1 पावर है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आई टी पर 1 - 2, ये ऊपर जाके माइनस हुआ। तो ए का विमीय सूत्र क्या निकल गया जी, आई टी पर -1। इसी प्रकार हम लोग इसका निकाल सकते हैं बी का। अब क्यू बराबर क्या लिखिएगा, बी टी। क्यू बराबर बी टी, क्यू का विमीय सूत्र आई इंटू टी, बी का निकालना है, टी से डिवाइड कीजिए, क्या हो जाएगा जी, आई टी बाई टी, कट जाएगा तो क्या निकल जाएगा, बी का विमीय सूत्र क्या निकल गया, आई निकल गया। एक ठोर निकालना है सी का। सी का क्या हो जाएगा, जो क्यू का होगा वही सी का होगा, क्योंकि हम लोग के पास क्या है, क्यू बराबर सी है। क्यू का क्या है जी, आई इंटू टी। सी का विमीय सूत्र क्या हो गया, आई इंटू टी। ए का क्या हो गया, आई टी पर -1, इसका क्या हो गया, आई हो गया। आसान है। देखिए ये इक्वेशन तभी सही होगा जब इसका डायमेंशन इन सभी डायमेंशनों के इक्वल होगा। एक बार q बराबर AT² कीजिएगा, q का डायमेंशन आई इंटू टी पुट कर दीजिएगा, T² है तो T² हो जाएगा, कैपिटल T, डिवाइड कर दीजिएगा, ए को पावर है, ऊपर जाके 2 घट गया तो 1 - 2 क्या हो गया, -1, ए का निकल गया। इसी प्रकार बी का आई इंटू टी, टी और टी यहाँ पे कट जाएगा क्योंकि डिवाइड हुआ, फिर बी का निकल गया आई। यहाँ तो क्यू और सी बराबर है, तो जो क्यू का डायमेंशन होगा वही सी का होगा। अब इसमें एक और क्वेश्चन है जी, बोला है कि 5 सेकेंड पर धारा का मान ज्ञात करें। इसको नोट कीजिए। चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, हम मिटा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो आई इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन किसका कीजिएगा, AT² क्यू का वैल्यू पुट कीजिए, प्लस बी टी प्लस सी बाई डी टी, सबको अलग कर दीजिए। AT² बाई डी टी प्लस बी टी बाई डी टी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ सी बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा जी, ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, T² बाय डी टी प्लस बी बाहर निकलेगा, डी टी बाय डी टी प्लस कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाता है। तो ए जितना पावर है उसको क्या कीजिएगा, लिखिएगा, और उसमें से एक पावर क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। अभी बताए डिफ्रेंशिएशन ऑफ x⁴n क्या होता है, जितना पावर है उसको लिखते हैं, उसमें से एक पावर को माइनस कर देते हैं, प्लस बी डी टी कट के 1 हो गया, तो क्या हो गया 2a t पे पावर 1 प्लस b। ध्यान दीजिएगा जी, a का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, कितना दिया हुआ, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 1। c तो इसमें है ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट था, डिफ्रेंशिएशन हो गया 0 उसका। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 5 पुट कीजिए, इंटू टी प्लस बी का वैल्यू कितना है जी 3, तो कितना हो गया 10t प्लस 3, आई निकल गया। अब लेकिन पूछा है कितना सेकेंड पर, t इक्वल टू 5 सेकेंड पर, तो t बराबर 5 सेकेंड पर आई का मान कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू 10 गुना 5 कर दीजिएगा, t का वैल्यू नहीं पुट कीजिएगा, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 50 प्लस 3 इक्वल टू 53 एम्पियर। आसान है, बस डिफ्रेंशिएट करना है, ए और बी का वैल्यू पुट कर देना है, और जितना सेकेंड पे है उसको पुट कर दीजिएगा। नोट कीजिए, इस पर भी 1-2 सवाल दे देते हैं, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को अपने से सॉल्व करना है। क्यू दिया हुआ है, ए बी और सी का विमेय सूत्र निकालना है। इसका आंसर यहाँ पे हम दे दिया है। और बी नंबर में है 2 सेकेंड पे विद्युत धारा का मान निकालना है। इसका आंसर है 73। अगला क्वेश्चन में क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, फिर ए बी सी और डी का, चारों को क्या करना है, विमेय सूत्र निकालना है। इसमें भी डी का भी निकालना है। और इसका संख्यात्मक मान 682 दिया हुआ है। 2 सेकेंड पर विद्युत धारा का मान निकालना है। इसका आंसर कितना है, 106 एम्पियर। कोशिश कीजिए अपने से, बन जाएगा। पिछले वाला जैसा ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग धारा घनत्व के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं।